हे गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विज़न की 29 जून की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो गाइस, मैं कोई एनसीईआरटी स्टार्ट करने की कि सोच रही हूँ। तो अगर आप मुझे बता दो, मोस्टली अगर मैं स्टार्ट करूँगी तो 11th या 12th की करूँगी। फाइन। तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कि ओपिनियन दे सकते हो कि मैम 11th या 12th क्लास की किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मैं स्टार्ट करूँ, ज्योग्राफी की करूँ या फिर हिस्ट्री की करूँ। ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फाइन। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करें। दैट इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस द स्टिमुलस पैकेज आफ्टर द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। तो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है सोशल इशूज़ में कवर होगी। आपने देखा था फर्स्ट वेव आई थी, तब भी क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टिमुलस पैकेज दिया था, जिसको हम आत्मनिर्भर अभियान कहते हैं ना, जिसमें हम 20 लाख करोड़ रुपये कुछ दिए थे। ठीक है। तो चलिए हम इसकी देखते हैं क्या है। स्टिमुलस पैकेज एक तरह का क्या होगा, पैकेज होगा जिसमें हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट क्या करेगी, किसी चीज़ों पे टैक्स रिबेट दे देगी, टैक्स की छूट कर देगी, या फिर इंसेंटिवाइज करेगी वेरियस देखो, स्टिमुलस पैकेज का मतलब क्या है कि डिफरेंट कंट्री जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, तो टैक्स में रिबेट करती हैं या उसको कम करती हैं या फिर इंसेंटिवाइज करती हैं, सो दैट इकोनॉमी जो ठप पड़ गई है उसको हम स्टिमुलेट कर सकें और कंट्री को फाइनेंशियल क्राइसिस से बचा सकें। अभी क्या है कि जो मैंने मेजर्स हैं वो फाइनेंशियल मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किए गए हैं, सो दैट हम क्या कर सकें, अपने हेल्थ सिस्टम को इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए प्रिपेयर कर सकें और हम क्या कर सकें, ग्रोथ भी साथ में कर सकें और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकें। अभी इसमें क्या है, 3 ब्रॉड कैटेगरीज में क्या किया, क्लब किया है चीज़ों को। फाइन। तो हम देखते हैं सबसे पहली कैटेगरी कौन सी। सबसे पहली कैटेगरी है इकोनॉमिक रिलीफ फ्रॉम द पेंडेमिक। देखो इसमें क्या किया है, नियर अबाउट जो कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स हैं जैसे एमएसएमईज हो गया, ठीक है, तो उसमें नियर अबाउट लोन गारंटी स्कीम देगी कितने, 1.1 लाख करोड़ की। ठीक है। इसके अंदर 50,000 करोड़ पे हम हेल्थ सेक्टर को देंगे, 60,000 करोड़ पे अदर सेक्टर्स को देंगे इंक्लूडिंग द टूरिज्म, क्योंकि टूरिज्म भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है ड्यू टू कोरोना। फाइन। इसके अलावा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम होगी। काफ़ी बार मैंने डिस्कस किया कि गारंटी स्कीम क्या होता है। फाइन। देखो मैं आपको एक बार डिस्कस कर देती हूँ क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंदर क्या होता है। सिंपल बात है कि कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है तो वो भी डर में रहता है कि उसका पैसा कहीं डूब ना जाए। तो इसलिए क्या होता है, जो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड होती है वो उन पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को 100% उस गारंटी कवरेज देती हैं। और इसके अंडर क्या होता है, जो एलिजिबल एमएसएमईज हैं वो कोलेट्रल फ्री बिना सिक्योरिटी के लोन ले सकती हैं, और जो इंटरेस्टेड मुद्रा बोरोवर्स हैं वो भी कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स को क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ गारंटी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फैसिलिटी। फाइन। तो इसमें क्या है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम एक्सपेंड की गई है जिसमें हमने एडिशनल 1.5 लाख करोड़ रुपीज़ और ऐड किए हैं। इसके अलावा हम क्या करेंगे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो पिछले साल ही स्टार्ट हुई थी उसमें हम फ्री फूड ग्रेन्स और हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मई 2021 से। अब इसको नवंबर 2021 तक ऑलरेडी हम एक्सपेंड कर चुके हैं और ये हम पढ़ भी चुके हैं। इसके अलावा हमने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है, इस स्कीम को भी एक्सटेंड कर दिया 30 जून 2021 से 31 मार्च 2022 तक। इसके अलावा आपको पता ही होगा ये आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ये भी अक्टूबर 2020 में स्टार्ट हुई थी, सो दैट हम क्या कर सकें, क्योंकि उस वक्त आपको देखा था कितना ज़्यादा लोग अपनी बेरोजगार हो गए थे। तो ये इसलिए था ताकि हम न्यू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें या फिर जो लोग अपनी एम्प्लॉयमेंट खो चुके हैं उनको रिस्टोर कर सकें। इसके अलावा हम क्या करेंगे, 1 मंथ का टूरिस्ट वीज़ा फ्री देंगे टू 5 लाख टूरिस्ट। फाइन। और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ। तो इसमें हमने नियर अबाउट 23,220 करोड़ रुपीज़ दिए हैं फॉर शॉर्ट टर्म इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, सो विद एम्फेसिस ऑन चिल्ड्रन। कि आपने देखा होगा स्पेशली इस बार बहुत बच्चों ने अपने पिता माँ बाप खोए हैं, तो इसमें क्या क्या ये जो स्पेशली इम्पिटस दिया है या जो बूस्ट दिया है वो इसलिए दिया है ताकि हम स्पेशली बच्चों पे फोकस कर सकें और जिन बच्चों को इमरजेंसी केयर चाहिए तो उनको हम प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट है इम्पिटस फॉर ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। इम्पिटस एक तरह का पुश देना या फिर एक बूस्ट देना। ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है, क्लाइमेट रेजिलिएंट बायो फोर्टिफाइड क्रॉप वैरायटी। देखो फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है कि हम पर्टिकुलर क्रॉप में क्या करते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स को ऑलरेडी ऐड करके रखते हैं, क्योंकि सो दैट जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम होती है उसको एड्रेस करने के लिए। तो हम इसमें क्या किया, क्लाइमेट रेजिलिएंट बायो फोर्टिफाइड क्रॉप वैरायटीज़ को रिलीज़ किया है जिनमें हाई न्यूट्रिएंट्स हो, जैसे प्रोटीन, आयरन, जिंक, विटामिन ए। इसके अलावा हमने क्या किया, 77.45 करोड़ का पैकेज दिया है, रिवाइव पैकेज, किसको, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन को, सो दैट हम क्या कर सकें, नॉर्थ ईस्ट रीजन में वहाँ का एग्रीकल्चर
प्रोक्योरमेंट मतलब वहाँ की जो परचेजिंग है या जो वहाँ का मार्केट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम क्या कर सकें, एनहेंस कर सकें। इसके अलावा डिजिटल इंडिया के अंदर हमने 19,041 करोड़ रुपीज़ ऐड दिए हैं सो दैट हम क्या कर सकें, हर एक विलेज तक ब्रॉडबैंड पहुँचा सकें थ्रू भारत नेट PPP मॉडल, दैट इज़ अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। इसके अलावा हमने क्या PLI स्कीम आप काफ़ी बार डिस्कस कर चुकी हूँ। PLI स्कीम का एक्सटेंडर को हमने एक्सटेंड किया है स्पेशली फॉर जो लार्ज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर है। अब जो उनका PLI स्कीम जो 2025 तक वैलिड थी अब उसको बढ़ा के 2026 तक कर दिया। आपको पता है PLI स्कीम में हम क्या करते हैं, जो भी कंपनीज़ हैं अगर वो अपने टारगेट्स को पूरा करती हैं या टारगेट से बढ़कर इंक्रीमेंट सेल करते हैं, मतलब 6 से या 4% तो वो सेल ज़्यादा कर देती हैं, तो उनको हम क्या करते हैं इंसेंटिव मतलब जो अपने टारगेट से ज़्यादा सेल करते हैं उनको 4 से 6% तक क्या करते हैं, इंसेंटिवाइज करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। इसके अलावा जो इंसेंटिव्स हैं वो कब से एप्लीकेबल है, फ्रॉम 1 अगस्त 2020, जिसका बेस ईयर हमने 2019-20 किया है। इसके अलावा हम 33,000 करोड़ रुपीज़ बूस्ट फॉर प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स के लिखे है थ्रू नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट। ठीक है, अब ये क्या नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट क्या करता है, क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। जिस तरह हमने देखा है इंश्योरेंस मतलब कि आपका अगर पैसा कहीं बच करना चाहिए, और ये क्या करता है आपका लॉन्ग और जो मीडियम टर्म एक्सपोर्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि उनको डर रहता है कि अगर वो ओवरसीज़ कंट्रीज़ में बेच रहे हैं, अपना माल एक्सपोर्ट करें तो उनके रिश्ते उनको वो करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये एक क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम है। इसके अलावा 3.03 लाख करोड़ पे गवर्नमेंट ने किसके लिए अनाउंस किए हैं, फॉर रिफॉर्म बेस्ड रिजल्ट लिंक पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसका एम ये कि हमें क्या करना है 25 करोड़ स्मार्ट मीटर्स और 10,000 फीडर्स को क्या करना है, इंस्टॉल करना है, और इसी के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करी है। इसके अलावा न्यू स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है फॉर PPP प्रोजेक्ट्स एंड एसेट मोनेटाइजेशन, सो दैट हम क्या कर सकें, जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी एफिशिएंसी को अच्छा बना सकें, सो दैट वो इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट कर सके और मैनेज कर सकें। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी, दैट इज़ अ न्यू स्टडी कन्फर्म्स ब्लैक होल डू नॉट श्रिंक ओवर द टाइम। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी अंडर GS3। तो आपको पता ही होगा जो ब्लैक होल की जो एरिया थ्योरम थी वो सबसे पहले स्टीफन हॉकिंग फिजिस्ट ने दी थी, जिन्होंने ये बोला था कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ सरफेस एरिया ऑफ ब्लैक होल टू डिक्रीज ओवर टाइम हैज़ बिन प्रूवन राइट। क्योंकि उन्होंने जो स्टीफन हॉकिंग थे उन्होंने यही बोला था कि अगर आप ऐसा मानते हो कि ब्लैक होल का जो सरफेस एरिया है वो टाइम के साथ डिक्रीज़ होगा तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और यही स्टडी माना जा रहा है कि ये बिल्कुल उन्होंने जो बोला था एक स्टेटमेंट वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ब्लैक होल जो एरिया थ्योरम थी वो डिराइव हुई थी 1971 में फ्रॉम आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ जनरल। एक मिनट, यस हाँ, तो ब्लैक होल एरिया थ्योरम सबसे पहले 1971 में डिराइव हुई थी फ्रॉम आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, जिसने ये बताया था, जिसमें ग्रेविटेशनल वेव्स और ब्लैक होल को डिराइव किया गया था। अब आप जरा हम कुछ चीज़ों को समझते हैं, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्टीलर, सुपर मैसिव, इंटरमीडिएट मास। ठीक है, देखो आइंस्टाइन की 1950 में आई थी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसने ये बोला था कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो कैसे अराइज होता है फ्रॉम द स्पेस एंड द टाइम। ठीक है, और इस थ्योरी का फिर एक्सपेंड होकर एक थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी बनी, जिसने ये बोला था कि जो स्पेस और जो टाइम है वो दे आर इंटरकनेक्टेड, लेकिन ये जो थ्योरी है वो ग्रेविटी के एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज नहीं करती है। ठीक है, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि जो ग्रेविटी का फोर्स है वो हमेशा स्पेस और टाइम से अराइज हो, ऐसा इस थ्योरी जब एक्सपेंड हुई तब उसने ये बोला। फाइन, ब्लैक होल आपको पता ही होगा स्पेस में ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि इवन लाइट भी वहाँ से पास आउट नहीं हो सकती। वो ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उसमें जो मैटर है अगर वो जाएगा भी वो बिल्कुल टीनी स्पेसेस में स्क्वीज हो जाएगा। और ये कब होता है, बेसिकली आपको पता है जब दो स्टार्स मरते हैं या कोई स्टार मतलब कि या तो स्टार मर रहा है या कोई दो स्टार कोलिजन हो रहा है। देयर आर मैनी टाइप्स। ठीक है, 4 तरह के ब्लैक होल्स होते हैं, स्टीलर होता है, इंटरमीडिएट, सुपर मैसिव, मिनिएचर, हमने काफ़ी बार पढ़ा है। मोस्ट जो कॉमन होता है नॉन वेव ब्लैक होल फॉर्म वो स्टेलर डेथ होता है, मतलब कि माना जाता है जब कोई स्टार की डेथ होती है तब ब्लैक होल बनता है, ये मोस्टली माना जाता है। स्टीलर ब्लैक होल्स सब होते हैं जिनका जब कोई बहुत बड़ा स्टार होता है उनका जब सेंटर है वो फॉल हो जाता है अपने पे ही, तब या कोलैप्स हो जाता है तब स्टीलर ब्लैक होल बनता है। व्हेन दिस हैपेंस तो इट कॉजेज अ सुपरनोवा, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। फाइन, तो अब आप देख सकते हो गाइस स्टीलर क्या होता है, ये स्टार के ग्रेविटेशनल कोलैप्स से बनते हैं, मतलब खुद जब स्टार मरता है तो खुद कोलैप्स हो जाते हैं, और इसका जो मास होता है वो नियर अबाउट सन के मास से 5 गुना ज़्यादा होता है। सुपर मैसिव नाम से समझ चल रहा है, इसमें क्या होता है लार्जेस्ट टाइप ऑफ ब्लैक होल होता है जिसमें 1000 या 100 ऑफ थाउजेंड्स, मतलब कि इनका जो सन का जो सुपर मैसिव जो ब्लैक होल होते हैं इनका जो मास होता है वो सन के मास से 100,000 इवन के बिलियन टाइम ज़्यादा होते हैं। इंटरमीडिएट मास क्या होता है, ये नियर अबाउट इनका जो ब्लैक होल का जो मास होता है वो सोलर मास के
102 से 105 होता है। फाइन। मिनिएचर क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 148 FM होता है। बहुत ज़्यादा टीनी, बहुत छोटा ब्लैक होल होता है, नाम से समझ में आ रहा है। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं हम अपना, दैट इज़ द लाइटनिंग डेथ्स डबल सिंस 2004 इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है डिजास्टर मैनेजमेंट में कवर होगी। हमने कुछ दिन पहले भी लाइटनिंग के बारे में एक न्यूज़ पढ़ी थी। तो अभी क्या लाइटनिंग मतलब जो बिजली गिरती है उसकी वजह से जो डेथ्स हो रही हैं वो 2004 के मुकाबले डबल हो चुकी हैं। जो लाइटनिंग स्ट्राइक्स हैं उसकी वजह से हर साल इंडिया में 2004 के बाद से 2000 लोग मर रहे हैं, जो नियरली ट्वाइस हैं जो 1960s में रिकॉर्ड हुआ था। लाइटनिंग एक वन ऑफ द वेदर रिलेटेड नेचुरल डिजास्टर है जिसको नॉर्मली थंडर स्टॉर्म से शुरू में जब भी आपको देखते हो बादल गरजते हैं तब भी बिजली चमकती है। लाइटनिंग की वजह में क्या होता है, अब आपको पता है कि बिजली कैसे आती है, इसके पीछे भी साइंस है। तब क्या होता है, जो भी क्लाउड के जो हाउस पार्टिकल्स होते हैं उनमें कुछ फ्रिक्शन होता है, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज रीजन्स ऑफ अ क्लाउड, जिसे हम इंटर क्लाउड लाइटिंग बोलते हैं या फिर क्लाउड टू क्लाउड लाइटिंग बोलते हैं, या फिर क्लाउड एंड मतलब कि किसी भी चीज़ के बीच में क्या हो सकता है, ये इंटरेक्शन हो सकता है। फाइन। या तो क्लाउड टू क्लाउड में हो सकता है या फिर क्लाउड टू ग्राउंड में हो जाए। तो थर्ड टाइप ऑफ लाइटनिंग होती है इसकी वजह से, मतलब कि बिटवीन अ क्लाउड एंड ग्राउंड, मतलब कि क्लाउड और ग्राउंड के बीच में जो आता है इसकी वजह सबसे ज़्यादा लाइफ जाती हैं और प्रॉपर्टीज़ का भी डैमेज होती है। और ये जो लाइटनिंग है वो रेयरली हिट्स पीपल डायरेक्टली। इसलिए जो लाइटनिंग डेथ्स हैं वो स्पेशली उन एरियाज़ में जहाँ पे फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर कम है। फाइन। तो इसलिए एफोरेस्टेशन जरूरी है। अब मेजर्स क्या लिए गए सो दैट हम लाइटनिंग को मैनेज कर सकें। सबसे पहले नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस को इशू किया गया सो दैट जो स्टेट्स हैं वो लाइटनिंग एक्शन प्लान्स को प्रिपेयर करें, लेकिन काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ फैटलिटीज़ शोज़ पुअर इम्प्लीमेंटेशन। मतलब कि एक्चुअल में सबके पास इम्प्लीमेंटेशन प्लान है लेकिन अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, जिस वजह से फैटलिटीज स्टार्ट होती हैं। 2019 से लाइटनिंग इंडिया रेजिलिएंट कैंपेन भी स्टार्ट किया गया, जिसको लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड अदर एजेंसीज इन कोलैबोरेशन विद द एनजीओज, जिन्होंने किया था कि हमें क्या करना है 2021 तक इन डेथ्स को 80% रिड्यूस करना है। इसके अलावा ये आपको पता होना चाहिए लाइटनिंग नोटिफाइड डिजास्टर नहीं है एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जबकि कोविड को नोटिफाइड डिजास्टर रिकॉग्नाइज किया गया था। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग रिस्क इन आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बाय कोऑपरेटिव बैंक्स इशूड बाय द आरबीआई। तो गाइज ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी अंडर जीएसए। अब आपको पता है वो कोऑपरेटिव बैंक है, फाइनेंशियल एंटिटी होती है जिसमें उनके ओनर्स ही उनके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, मतलब जो ओनर्स हैं वो उनके कस्टमर बन जाते हैं उसमें बैंक में, हाईवे जो कमर्शियल बैंक से अलग होते हैं। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये भी क्लासीफाइड हैं, कैटेगराइज्ड हैं इनटू द अर्बन एंड द रूरल कोऑपरेटिव बैंक। डिपेंड करता है वो कहाँ पे ऑपरेट है। रजिस्टर्ड होते हैं अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, या फिर अगर वो मल्टी स्टेट, सपोज करो कोई बैंक है जो पंजाब हरियाणा दोनों से रजिस्टर्ड है तो वो रजिस्टर्ड होता है अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। ठीक है, इसके अलावा सो दैट इस अच्छे से ये काम करे तो अभी क्या किया है, इसको इफेक्टिव सुपरविजन में लाए हैं किसके, आरबीआई में, और नेशनल डिजास्टर एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट रूरल कोऑपरेटिव। फाइन। आपको पता होगा जो कोऑपरेटिव बैंक हैं उनको एक्चुअली ड्यूली कंट्रोल किया जाता है बाय द, है ना। तो लेकिन अभी हमने काफ़ी पहले न्यूज़ पढ़ा था जिसमें बताया था कि इसकी अभी जो मॉनिटरिंग है उसकी पावर जो हमने आरबीआई को ज़्यादा दे दी है। अभी का जो रिसेंटली कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी जो आउटसोर्सिंग है उनको ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं एज अ मीन्स फॉर रिड्यूसिंग कॉस्ट एज वेल एज फॉर अवेलिंग स्पेशलिस्ट एक्सपर्टाइज, जहाँ पे इवन वो इंटरनली अवेलेबल ना हो। मतलब कि सपोज करो उनके पास इंटरनल अपने कोऑपरेटिव बैंक्स में कोई एक्सपर्ट्स नहीं हैं तो वो क्या कर रहे हैं, उन अपने को ज़्यादा पैसे को यूज़ करके क्या कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स को क्या कर रहे हैं, उनसे मतलब हेल्प ले रहे हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या हो रहा है, मतलब कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए किसी थर्ड पार्टी का यूज़ कर रहे हैं फॉर अ लिमिटेड पीरियड। अब वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्हें लगेगा कि मुझे इंटरनल एक्सपर्ट लेना होगा तो वो हायर करेंगे तो उनकी मंथली सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो एक्चुअल में कॉस्ट को रिड्यूस करने की वजह से वो क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और वो थर्ड पार्टी का यूज़ वो लिमिटेड पीरियड के लिए करेगा। ठीक है, और ये नॉर्मली किया जाता है कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा कभी भी और फ्यूचर में भी। इश्यूज़ क्या है, इश्यूज़ क्या होते हैं जब वो थर्ड पार्टी का यूज़ करते हैं तो बैंक्स में क्या होता है, कुछ रिस्क आ जाते हैं जैसे फाइनेंशियल रिस्क, कंप्लायंस रिस्क या रेपुटेशन रिस्क। इसके अलावा इन गाइडलाइंस के क्या फीचर्स हैं, सबसे पहले क्या होगा, जो कोऑपरेटिव बैंक है वो क्या करेगा, इट इंटेंडिंग टू द आउटसोर्स एनी ऑफ इट्स फाइनेंशियल एक्टिविटी शुड पुट इन प्लेस टू अ कॉम्प्रिहेंसिव आउटसोर्सिंग प्रोसेस। मतलब कि अगर आप थर्ड पार्टी की हेल्प ले रहे हो तो आप उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव पूरी डिटेल्ड मैनर में एक पॉलिसी होगी जिनको वो इम्प्लीमेंट करना होगा। इसके अलावा जो इस पॉलिसी के अंडर क्या होगा, बैंक्स को एक क्राइटेरिया रखना होगा कि वो इन एक्टिविटीज़
मतलब कि अब उनको सर्विस चाहिए, तो उन एक्टिविटीज़ जो ये आप सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको किस तरह से सिलेक्ट के किस पर्टिकुलर क्राइटेरिया से वो पर्टिकुलर उन्हीं प्रोवाइडर्स को क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इस क्राइटेरिया को उनको रखना होगा। इसके अलावा ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए कोऑपरेटिव बैंक्स में, और उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने पड़ेंगे ऑन द अकाउंट ऑफ आउटसोर्सिंग। रिलेटेड न्यूज़ में आरबीआई ने क्या किया, एमपीज, एमएलएस और जो मेंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है या अदर लोकल बॉडीज़ के जो मेंबर्स हैं जिन्होंने ऑफिस को होल्ड किया हुआ है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड किया हुआ है, उनको बार्ड कर दिया। मतलब कि कोई भी कोऑपरेटिव बैंक्स, एमपीज, एमएलएस या जो लोकल बॉडीज़ के मेंबर्स हैं उनकी हेल्प नहीं ले सकता फ्रॉम, मतलब अगर उनको कुछ मैनेज कराना लाइक आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज़ के लिए अब आप इनकी हेल्प नहीं ले सकते। और होल टाइम डायरेक्टर मतलब कि एमपीज, एमएलएस अब ऑफिस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर होल टाइम डायरेक्टर की पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते इनटू ऑल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स विद सर्टेन एग्जम्पशन। फाइन, तो आई होप आपको ये न्यूज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैव राइट टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन, सुप्रीम कोर्ट। तो गाइज ये जो हमारी न्यूज़ है किस में कवर होगा, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगा अंडर GS2। अभी क्या सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है, तो डिसेबल्ड पर्सन है उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट प्रमोशन में भी मिलेगा, इवन चाहे वो बंदा रिक्रूट हुआ हो रेगुलर कैटेगरी में या फिर वो उसके बाद लाइक कहीं लोग क्या होते हैं ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट वो डिसेबल्ड हो जाता है, लाइक स्पेशली इंडस्ट्रियल वर्क में, ठीक है। तो डिपेंड करता है या वो रेगुलर कैटेगरी में अपॉइंट किया हुआ है या फिर वो एम्प्लॉयड होने के बाद वो डिसेबल हुआ, किसी भी वे में क्या कर सकता है वो बंदा प्रमोशन में रिजर्वेशन ले सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइक रेगुलर कैटेगरी या फिर और डेवलप द डिसेबिलिटी आफ्टर गेनिंग एम्प्लॉयमेंट। जो 1995 का एक्ट आया था पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, उसमें ये नहीं बताया गया था, मतलब कि अभी क्या अभी डायरेक्ट बोल दिया, डिफरेंस बता दिया कि क्या बंदा ओरिजिनली डिसेबल था या बाद में डिसेबल हुआ। लेकिन जो 1995 का इनिशियल एक्ट था उसमें कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं बताया गया था कि पर्सन जो सर्विस में एंटर हुआ है वो डिसेबल्ड के अकाउंट पे हुआ है या फिर वो बंदा बाद में डिसेबल हुआ है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को बिल्कुल साफ साफ क्लियर कर दिया। इसके अलावा 1995 का एक्ट हाउएवर राइट टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन को रिकॉग्निशन देता था। अब जब हम इसकी बैकग्राउंड देख लेते हैं, सबसे पहले इंतसानी का केस आया था 1952 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हम रिजर्वेशन की पॉलिसी प्रमोशंस पे एक्सटेंड नहीं कर सकते। आपने पढ़ा होगा और आपने पॉलिटी पढ़ी है। हाउएवर 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें क्या किया आर्टिकल 16 में क्लोज 4A ऐड किया, ये भी आपको पता होगा, जिसमें प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन को रिस्टोर किया गया। फिर नागालैंड जजमेंट 2006 में केस आया, जिसमें कोर्ट ने क्या बोला, 3 कंट्रोलिंग कंडीशन ले गया कि अगर स्टेट को रिजर्वेशन देनी है प्रमोशन में तो 3 कंडीशन है तब वो दे सकती है। स्टेट को सबसे पहले ये होना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर क्लास की कितनी बैकवर्डनेस है या फिर वो क्लास कितनी ज़्यादा सर्विस या पोजीशन में इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है या फिर वो रिजर्वेशन उस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी के इंटरेस्ट में है। अगर ये कुछ चीज़ें मतलब कि सेटिस्फाई हो रही हैं देन हम रिजर्वेशन प्रमोशन में देने की सोच सकते हैं। फिर 2018 में जर्नल सिंह केस में जिसमें स्पेशली बोल दिया कि हम क्या करेंगे, इट स्टक डाउन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ बैकवर्डनेस प्रोविजन फ्रॉम द नगरा जजमेंट। मतलब कि उन्होंने बोल दिया था कि बैकवर्ड ऑफ क्लास इसको देखना ये कोई पॉइंट नहीं है, तो इस चीज़ को बिल्कुल स्टक डाउन कर दिया था। फाइन, अब हम पढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे, दैट इज़ अग्नि बी प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल। आई थिंक हमने 2-3 दिन पहले पढ़ा था। इसको अभी सक्सेसफुल टेस्टेड कर दी गई है बाय DRDO ऑफ द, कहाँ से की गई है, ओडिशा कोस्ट के बालासोर से। एक न्यू जनरेशन एडवांस वेरिएंट है अग्नि क्लास का। ये कैनिस्टर मिसाइल है जिसकी रेंज है 1000 से 2000 किलोमीटर, हमने पढ़ा है। कैनिस्ट्रेशन ऑफ मिसाइल का मतलब क्या होता है, ये क्या करती है, जब हम मिसाइल को लॉन्च करते हैं तो उसका टाइम कम कर देती है और उसके स्टोरेज और मोबिलिटी को इम्प्रूव करती है। इसके अलावा हमने क्या किया इसमें कुछ, क्योंकि अग्नि मिसाइल का एक अपडेटेड वर्जन है तो हमने कुछ पैरामीटर्स को क्या किया इम्प्रूव किया, जैसे मैनोवरिंग एंड द हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी। नेक्स्ट है बहीतन धाम। चाइना अभी ने क्या किया, चाइना ने अभी हाई बहीतन हाइड्रो पावर स्टेशन को ऑपरेट करना स्टार्ट किया, जो कि 289 मीटर या फिर 948 फीट हाई है, जो सेकेंड वर्ल्ड में इतना हाईएस्ट है। ओनली टू द कंट्री 3 जोस डैम, मतलब कि कंट्री के मतलब कि वर्ल्ड में कंट्री के 3 जो डैम था इन टर्म ऑफ द पावर जनरेशन। ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ कास्केटो डैम, ये जिंशा लेवल पे, तो ये गाइस ये रिवर याद रखना, जो कि यांगसा का एक अपस्ट्रीम सेक्शन है, चाइना की लॉन्गेस्ट रिवर जो यांगशे। नेक्स्ट है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अभी के अफ्रीकन जो स्वाइन फीवर है वो मिज़ोरम के मतलब कि अक्रॉस 10 से 11 डिस्ट्रिक्ट्स में फैल चुका है और ऑलमोस्ट 7600 पिग्स में अभी फैला हुआ है। ये जो वायरस है वो वायरल डिजीज़ है जो मेस्टल डोमेस्टिक और वाइल्ड पिग्स को इफेक्ट करती है। ये जो ट्रांसबाउंड एनिमल डिजीज़ है ये लाइव और डेड पिग्स से फैल सकती है
डोमेस्टिक वाइल्ड किसी में भी हो सकती है, और पोर्क प्रोडक्ट्स, ठीक है, स्पेशली जो पोर्क खाते हैं उनमें। फर्दर वो जो ट्रांसमिशन है वो ह्यूमंस में भी हो सकता है अगर आप वो कंटेमिनेटेड फीड खा लेते हो वोमिटिंग ड्यू टू द हाई एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके अभी तक इसका कोई अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं है और ये ह्यूमंस को इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। सॉरी, ये मतलब कि कंटेमिनेटेड फीड के थ्रू पिग्स में जा सकते हैं लेकिन ह्यूमंस को इफेक्ट नहीं करते हैं। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, एक मिनट यार, कुछ पर्सनैलिटी से न्यूज़ में देख लेते हैं। ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नोवेलिस्ट एंड पोएट ऑफ द इंडिया। इन्होंने पहला नोवेल लिखा था इंग्लिश में, राजमोहन वाइफ, जो कि एक इकोनॉमिकल एक्सप्लोरेशन था बंगाली फैमिली का। इनका एक नोवेल था अनंत मत, जिसको आपको पता ही होगा इनका, है ना, जिन्होंने मतलब कि हमारा जो सन्यासी विद्रोह जो लेट 8th सेंचुरी में था उसके बारे में लिखा था, और इट वाज वन ऑफ द की वर्क्स ऑन द बंगाली नेशनलिज्म। इसके बाद बंकिम चंद्र जी ने हमारी वंदे मातरम भी लिखा, जो कि नेशनल सॉन्ग है हमारे इंडिया को, जिसको आनंद मत से ही उठाया गया। इसके अलावा उन्होंने मंथली लिटरेसी मैगजीन बंगा दर्शन उसको भी रिलीज़ किया था 1872 में। इसके अलावा उनके और पॉपुलर वर्क्स हैं जैसे बिशा वृक्षा, दैट इज़ द पॉइजन ट्री, और देवी चौधरानी। नेक्स्ट है पीवी नरसिम्हा राव, 28 जून 1921 से 23 दिसंबर 2004 9th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, 1991 से 1996 थे। इन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एलपीजी की पॉलिसी लाई थी 1991 में। फॉरेन पॉलिसी के मामले में इन्होंने काफ़ी अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश किए थे इसराइल के साथ। लुक ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया इन्हों के द्वारा ही इनिशिएट की गई थी। फाइन, तो गाइस यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब चले बाय बाय, टाटा।